हेलो दोस्तों, कैसे भाई आप सभी। आज मैं आप लोगों के लेके आया हूं परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास मिसलेनियस जो हम कर रहे हैं मिसलेनियस की सीरीज। उसमें परसेंटेज के अधिकतम जो मैक्सिमम जो सवाल हमने किया परसेंटेज का ऑलमोस्ट सारे सवाल हमने खत्म किए। लेकिन अभी भी कुछ तरह के सवाल होते हैं जो आपके यूपीएसआई के एग्जाम या फिर एसएससी मेंस के एग्जाम में आते हैं। उस तरह के सवालों की आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हमारा सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी जितने लोग भी जुड़ गए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और हर जगह बता दें सभी को कि क्लास आ चुकी है। आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी 91 प्ले स्टोर पे लिखे, वहां पे आपको सारे सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट और करंट अफेयर की मॉक टेस्ट और सभी सब्जेक्ट के लिए आपको अच्छे बकायदा पढ़ने के लिए ब्लॉग और वीडियो सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, चलिए देखते हैं ध्यान से, क्लास शुरू करते हैं। पहली क्लास आपके लिए यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि एक तरबूज है जिसका वजन 10 केजी है। कितना है भाई? 10 केजी उसका वेट है। ठीक है, जिसमें 90% पानी है। 4 दिन बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो गया, अब उसमें से 70% पानी शेष रह गया, तो कितना परसेंट पानी का वाष्पीकरण हुआ? देखो, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहले प्यार से सीखते हैं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से कि कैसे इसको किया जाए। पहले तो तरबूज अगर बात कर रहा है तो सबसे पहले आप एक दिमाग में अपने बना लीजिए कि तरबूज क्या होता है, तरबूज कैसा होता है और तरबूज में पानी मतलब कैसा पानी, वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा। तरबूज का मतलब पानी, आप जब तरबूज खाते होंगे तो आपको पता होगा कि जो रेड कलर वाला अंदर वाला मटेरियल होता है उसमें पानी खूब होता है, तो वही पानी की बात किया जा रहा है। अब जैसे 10 केजी है ना, 10 केजी फ्रूट है, 10 केजी का तरबूज है। अब इसमें कह रहा है सबसे पहले कि 90% पानी है। अच्छा, 90% पानी का मतलब 10 केजी में कै केजी पानी? 90% मतलब 9/10 मतलब कि 9 केजी पानी है। ठीक है भाई, 9 केजी पानी है। पानी मतलब पूरा फ्रूट पानी से भरा हुआ है, मतलब एकदम बढ़िया सा अच्छा खासा पानी है। 10 में से अगर 9 केजी उसमें पानी है तो 1 केजी उसमें फ्रूट होगा। 1 केजी क्या होगा? ड्राई फ्रूट। जैसे रेड वाले मटेरियल को अगर हम निचोड़ दें पूरा तो 9 केजी पानी निकल जाएगा और 1 केजी ऐसा वो रेड वाला चीज निकलेगा जिसमें थोड़ा भी पानी नहीं होगा, तो 1 केजी होगा। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद कह रहा है कि 4 दिन बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो गया। जब आप फ्रूट को ऐसे रख दोगे तो 4 दिन बाद उसमें से कुछ पानी उड़ जाएगा, मतलब हल्का हो जाएगा फ्रूट, है ना भाई। तो 4 दिन बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो गया, अब उसमें 70% पानी रह गया। अच्छा, 4 दिन बाद सपोज करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जब उसमें से पानी उड़ेगा 4 दिन बाद तो क्या फ्रूट का जो वेट होगा वो डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल कॉमन सी बात है। पहले 10 केजी था, अभी भी 10 केजी नहीं रहेगा। तो सपोज करो कि वो x केजी का हो गया, डिक्रीज हो गया उसका वेट, x केजी का हो गया। अब उसमें 70% पानी है, मतलब x में 70% पानी है। ये आपकी पानी की बात है। ठीक है, तो पानी कितना है भाई? 70%। 70% x का 70% निकालेंगे तो 7x/10 हो गया। ठीक है, 70% आपने निकाल लिया। अब x में से 7x/10 अगर पानी है तो ड्राई फ्रूट यहां पे कितना होगा? तो आप कहोगे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x/10 आ जाएगा, है ना। x में से 7x/10 को अगर हम डिक्रीज कर देंगे तो 3x/10 हो जाएगा। ये ड्राई फ्रूट होगा। जरा दिमाग लगाओ, अपने दिमाग से सोचो कि पहली बात कि जब 10 केजी का फ्रूट था 90% पानी था, 1 केजी ड्राई फ्रूट था। अब x केजी का फ्रूट है, 7x/10 केजी पानी है और 3x/10 केजी उसमें ड्राई फ्रूट है। आपसे कहा है कि 4 दिन बाद पानी का वाष्पीकरण हुआ है। वाष्पीकरण के दौरान पानी उसमें से उड़ेगा, न कि ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट जितना पहले था अभी भी उतना ही रहेगा। कॉमन सी बात है। आप देखो, कोई भी फल को ऐसे छोड़ दोगे, जब वो सूखेगा तो अंदर का जो मटेरियल है वो तो उतना ही रहेगा। सूखेगा तो क्या कम होगा? पानी कम होगा, यानी पानी यहां से कम होगा। जो ड्राई फ्रूट पहले जितना था अभी भी उतना ही रहेगा। मतलब पहले ड्राई फ्रूट कितना था? 1 केजी, अभी भी कितना रहेगा? 1 केजी, मतलब 3x/10 का मान 1 केजी हो जाएगा। तो यहां से आप x का मान निकाल सकते हैं। बताओ कितना आ जाएगा? 10/3। x का मान कितना आ गया? 10/3 केजी। मतलब जो आपका पहले 10 केजी का फ्रूट था अब वो 10/3 केजी का फ्रूट हो गया। ध्यान से समझो, अभी ट्रिक भी बताऊंगा इसके बाद, ये बेसिक बता रहा हूं अभी। ठीक है, अब बताओ, आपसे पूछा है कितना पानी का वाष्पीकरण हो गया। अच्छा, पहले ये बताओ, पहले पानी कितना था? 9 केजी। पहले पानी कितना था? 9 केजी। अब पानी कितना है? 7x/10। तो यहां से निकालेंगे 7x का मतलब 10/3, यानी कि 10 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 7/3 केजी। अब पानी इतना है। ठीक है भाई, तो आपसे कह रहा है कितना पानी उड़ा है। 9 में से 7/3 हो गया, तो कितना उड़ा है? तो 7/3 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 × 3 = 27 - 7 माने 20/में
3 यानी कि 6 से ही 2/3 kg पानी का वाष्पीकरण हुआ है, और यही बात आपसे पूछी थी, इतना पानी आपका वाष्पीकरण हुआ है। ठीक है भाई, इतना पानी आपका क्या हुआ है, वाष्पीकरण हुआ है। 6 होल नंबर 2/3%, ये इसका फाइनल आंसर है, और यही चीज आपसे पूछ रखा था। तो ये एकदम बेसिकली हमने किया। इसी तरह के सवाल और भी अभी मिलेंगे आपको, लेकिन ये हमने एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से किया। अब इसी को हम लगाते हैं ट्रिक से, इसी को लगाते हैं ट्रिक से। देखो कुछ नहीं है, जिनको ना समझ में आए फिर से बता दे रहा हूं एक बार। 10 kg फ्रूट था, 90% पानी यानी 9 kg पानी, 1 kg ड्राई फ्रूट। कुछ दिन बाद फ्रूट सूख गया तो मान लो x kg का हो गया, उसमें 70% पानी और इतना ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट नहीं सूखेगा। सवाल का जो मेन कॉन्सेप्ट है यही कि सवाल फ्रूट में से पानी उड़ेगा, फ्रूट नहीं उड़ेगा, ड्राई फ्रूट उतना ही रहेगा। तो 1 kg ही 3x/10 के बराबर होगा। यहां से x का मान निकल जाएगा, फिर पानी का मान निकाल लेंगे। पानी का मान आ जाएगा 7/3। पहले वाले पानी में से दूसरे वाले पानी को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना पानी उड़ा है। बात समझ में? ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसको ट्रिक से लगाना है तो कैसे करें, एकदम शानदार तरीका बताता हूं भाई। ट्रिक से तुम देखते ही आंसर कर दोगे, बस तुम्हें दिमाग में रहना चाहिए कि कौन सी बात क्या है। जो इनिशियल क्वांटिटी है उसको देखो, पहले कितना था, 10 kg। ठीक है भाई, 10 kg पहले था, जिसमें से 90% पानी था, मतलब पहले 90 था। ठीक है, बाद में पानी क्या हो गया, 70% हो गया। अच्छा, 90 और 70 का डिफरेंस कितना होता है, पहले 90% था, बाद में 70% हो गया, तो 90 और 70 का डिफरेंस कितना होगा, 20 होगा। तो इनटू में 20 लिखेंगे, डिवाइड बाई, ये ट्रिक है भाई, ध्यान से समझो। ठीक है, 90% पहले था, 70% बाद में है, तो 90 और 70 का डिफरेंस मतलब दोनों का अंतर हमने यहां पे लिख दिया 20%। उसके बाद 100% में से आप इस जो लास्ट वाला है, जो बाद वाला है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 100% में से जो बाद में पानी बचा है उसी को घटा देना है, यानी कि 100 माइनस में 70 कर देना है। बात समझ में? यहां से ये हो जाएगा 200 बटे में, ये बताओ कितना आ गया, 30। यहां से 0 से 0 कट गया और इसको काट देंगे तो 6 होल नंबर 2/3 इतना kg पानी का वाष्पीकरण हुआ है। आप डायरेक्टली इस तरह से निकाल सकते हैं। ये शानदार सी ट्रिक है इस सवाल के लिए। बात समझ में आ रही है? एकदम प्यारी सी ट्रिक है, सवाल को देखते ही लगा लोगे तुरंत के तुरंत। आप इसको एलिगेशन मेथड से भी लगा सकते हैं। एलिगेशन मेथड अगर आप यूज करेंगे तो उससे भी यह सवाल आ जाएगा आपके लिए। बात समझ में? जब एलिगेशन की क्लास में आपको कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि एलिगेशन मेथड से इस सवाल को कैसे करेंगे। ठीक है, अभी बस आप 2 ही मेथड जानो, क्योंकि ये ट्रिक बता दिया और एक बेसिक बता दिया, और ट्रिक तो बहुत छोटी है, सिर्फ 1 लाइनर है। क्या करना है, फिर से देखो। ट्रिक के लिए अगर समझना है तुम्हें तो फिर से समझो कॉन्सेप्ट को। यहां से एक तरबूज में 10 kg पानी है, तो 10 kg था। ठीक है भाई, पहले 90 बाद में 70, 90 और 70 का डिफरेंस 20 अपॉन में जो बाद में है उसको सब्ट्रैक्ट करना। 100 माइनस 70 कितना हो गया, 30। 0 से 0 कट गया और ये हो गया 20/3। 20/3 का मतलब हो जाएगा 6 होल नंबर 2/3%। अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो सभी लोग जम के कमेंट करो और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वैसी ट्रिक से फिर इसको भी करने वाले हैं। देखो सेम टू सेम सवाल है, सिर्फ थोड़ी सी लैंग्वेज में फर्क है। क्या कहा है कि ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है, सूखे फल में 20% है। 100 किग्रा ताजे फल से कितना सूखा फल ज्ञात किया जा सकता है। बात समझ में आई? 100 किग्रा ताजे फल से कितना सूखा फल ज्ञात किया जा सकता है। तो हमेशा इस वाली ट्रिक से, जब आप ट्रिक लगाओगे तो हमेशा इस वाली ट्रिक से वो जो क्वांटिटी हम निकालते हैं या डालते हैं वो वाली चीज निकल के आती है। बात समझ में? तो पहले हम ट्रिक लगाते हैं। बताओ पहले कितना था, 100 kg, तो 100 kg यहां से देखो 100 kg, मैंने क्या बताया, दोनों परसेंटेज का डिफरेंस 68 और 20 का डिफरेंस कितना आएगा, 48। 68 और 20 का डिफरेंस 48। और मैंने कहा था कि बाद वाले को घटा देना है 100 में से, यानी 100 में से 20 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 80। ठीक है भाई, 0 से 0 कट गया, 8 ने काट दिया 6 बार में, यानी कि 60 kg फ्रूट इसमें से उड़ जाएगा, मतलब ये कम हो जाएगा। ठीक है भाई, ये कमी आएगी हमेशा। क्या आएगी, कमी आएगी। 60 kg फ्रूट कम हो गया। अच्छा बताओ 60 kg अगर फ्रूट कम हो गया तो कितना बचा, शेष आपसे पूछा इस सवाल में। पिछले सवाल में ये पूछा था कि कितना उड़ जाएगा, कितना कम हो जाएगा, लेकिन इस सवाल में क्या पूछा है, इस सवाल में पूछा है कितना kg बचेगा, तो शेष निकालना है। अच्छा पहले कितना था, 100 में से 60 उड़ गया तो 100 माइनस 60 कर देंगे, यानी इसका आंसर 40 kg आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका आंसर 40 kg आ जाएगा, मतलब 100 kg में से आपको 40 kg का फल बचेगा जब उसमें से 20% पानी रहेगा।
ये सवाल एकदम कॉन्सेप्ट से, ट्रिक से भी, आप कॉन्सेप्ट से भी लगाएंगे जब एक्स मान के तो भी आ जाएगा, ट्रिक से लगाओगे तो भी आ जाएगा। एकदम प्यारी सी बात है। बात समझ में आ रही कि नहीं? समझ में आ रही है? अगर कोई भी भाई कोई भी अगर आपको डाउट लगेगा सवाल में तो आप जरूर कमेंट करना। ताजे फल में पानी की मात्रा 68, सूखे फल में 20%, दोनों का डिफरेंस करना है। हमेशा याद रखना जब भी ये ट्रिक लगाओगे तो ये हमेशा कम ही निकल के आएगी, मतलब कितना कम हुआ है उस फ्रूट में से, हमेशा यही चीज निकल के आएगा। तो आपने कम ही निकाल लिया तो आपको पता चला कि अच्छा 60 केजी कम हो जाएगा, तो 100 केजी का फ्रूट था, 60 केजी कम हो गया तो कितना बचा? 40 केजी बचा। बात समझ में? अगला सवाल देखो, फिर से एकदम वैसा ही सवाल, प्यारा सा सवाल, एकदम वैसा ही है भाई। देखो ध्यान से क्या लिखा है, तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद 12% पानी शेष बचता है, इसका वजन 50 केजी हो जाता है, प्रारंभिक वजन ज्ञात कीजिए। यही आपसे पूछा है। प्रारंभिक वजन आपको नहीं पता कितना है, तो प्रारंभिक वजन ट्रिक ही लगाएंगे, ट्रिक से ही करना है हमें, ट्रिक जो मैंने आपको बताई उसी ट्रिक से करना है, लेकिन थोड़ा सा सवाल को घुमाया है तो आपको भी ट्रिक को ध्यान से लगाना है भाई। ठीक है, मान लेते हैं कि जो उसका इनिशियल जो वेट था, प्रारंभिक जो वजन था, सपोज करो कि वो x केजी था। मैंने क्या कहा कि ट्रिक से हमेशा क्या निकलता है? कमी निकलता है, तो कमी हम निकालेंगे। अच्छा बताओ, x केजी में से 50 ग्राम बचा है तो कितना कम हुआ है? x केजी में से 50 किग्रा बचा है तो कितना कम हुआ है? तो आपको हो गया x माइनस 50, इतना ही कम हुआ है ना, 50 तो बचा हुआ है उसके पास, यानी x माइनस 50 बराबर में। मैंने कहा था इनिशियल वैल्यू पहले, मतलब पहले जो x थी उस x का, मैंने क्या कहा, दोनों का डिफरेंस। बताओ 90 12 का डिफरेंस कितना होता है? 78 डिवाइड बाई 100 माइनस 12 तो 88। बस इसी को सॉल्व करना और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसी को आप सॉल्व कर दो, चाहे जैसे भी सॉल्व कर दो। देखो 2 से काट देंगे तो 44 टाइम्स में, और 2 से काट देंगे तो 39 टाइम्स में। ठीक है भाई, 44 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 44x माइनस में ये 50 और 44 का मल्टीप्लाई, तो 0 5 को 20, अब 5 को 20 दो 22, और ये 39x बराबर इधर हो गया। ठीक है भाई, 44 और 39 का डिफरेंस कितना हो गया? 5x, तो 5x का वैल्यू कितना आ गया? 2200। देन यहां से आप x का मान निकाल लेंगे, 5 को 20 440, ये आपकी इनिशियल क्वांटिटी आ गई 440। बात समझ में आ रही है? एक ही तरह का 3 सवाल हमने किया और तीनों सवाल को हमने ट्रिक से किया। बात समझ में आ रही? देखो ये वाला कैसे, अब ट्रिक कहां लगती है, कब लगती है और क्या निकलता है, ये बहुत जरूरी है आपको सीखना। ट्रिक से हमेशा कमी निकलती है, कितना कम हुआ है ये निकलता है। इस सवाल में ये पूछा ही नहीं था, इस सवाल में आपसे पूछा था कि इनिशियली कितना था, मतलब जो हर बार दिया रहता था वो इस बार पूछ दिया था। तो अगर हमने इनिशियली मान लिया x केजी था और कह रहा है कि 50 केजी बचा था, यानी कि x केजी स्टार्टिंग में था पूरा फ्रूट का दाम, 50 केजी बचा हुआ है, तो कितना कम हो गया? तो x माइनस 50, ये कमी आ गई हमारी। ठीक है भाई, और इनिशियली x था, दोनों परसेंटेज का डिफरेंस 90 और 12 का डिफरेंस 78, और 100 माइनस 12 88, बाकी कैलकुलेशन और x का मान 440। शानदार सा। तो कभी भी याद रखना, तरबूज वाला, फ्रूट वाला, पानी वाला, इस तरह का कोई भी सवाल अगर बनता है तो याद रखना कि यही ट्रिक लगेगी, और हमेशा ही ट्रिक से क्या निकलता है? कमी निकलता है। तो मैं होप करता हूं कि ये वाले कॉन्सेप्ट के सवाल आपको समझ में आ गए होंगे, और इस तरह के सवाल बहुत सारे आपके एग्जाम में आ भी रहे हैं। अब ये देखो, इस सवाल की मैं बात करूं, एसएससी मेंस का सवाल है। क्या लिखा था? एक कंपनी है, वो अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन देती है। मतलब जैसे मान लो कि आप कोई चीज बेचते हो, तो जो कंपनी आपको दे रही है वो कहती है कि कुल बिक्री, अगर आप कुल बिक्री बेच दोगे तो मैं आपको 12% का कमीशन दूंगा। ठीक है, और एक और शर्त देता है भाई, कंडीशन होती है ना बिजनेस में, कि अगर तुमने 15,000 से ऊपर की बिक्री की तो 1% बोनस भी मिलेगा। ये भी उसमें कंडीशन है कि अगर 15,000 से ज्यादा की आपने बिक्री कर दी तो आपको 1% का बोनस भी मिलेगा। यदि सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी के पास इतना रुपया जमा करवाए तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। बिक्री नहीं पता, दोनों तरीका बताऊंगा, ट्रिक से भी करके बताऊंगा और सिंपल बेसिक तरीके से भी करके बताऊंगा। याद रखना, बेसिक तरीका ट्रिक दोनों चाहिए होता है अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो। बात समझ नहीं? चलो समझते हैं कैसे। बिक्री पूछा है तो मान लेते हैं कि इसकी बिक्री रही होगी x केजी। ठीक है भाई, कुल बिक्री जो इसकी रही होगी वो x की है। ठीक है, कुल बिक्री उसकी x रुपीस की है।
अब बताओ, कह रहा है कि अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन देता है, तो कमीशन निकालो। x का 12% ना, तो 12x/100 ये उसका कमीशन हो गया। बोनस भी देती है, लेकिन कहां बोनस देती है? जब 15,000 बेच लोगे तब। यानी कि शेष बिक्री कितनी हुई उस पे ना देगी। 15,000 जब निकाल दोगे, बस सपोज करो आपने 15,000 का सामान बेच लिया, उसके 15,000 के बाद जो बेचोगे उस पे आपको बोनस मिलेगा। तो पहले वो तो निकाल लो। तो हम पहले उसको निकालते हैं कि जो आपने 15,000 सेल किया उसके बाद का। तो अगर कुल बिक्री x है तो आपको बोनस किस पे मिलेगा? देखो, बोनस आपको किस पे मिलेगा? जब आप कुल बिक्री में से 15,000 बेच लोगे, उसके बाद जो बेचोगे उस पे बोनस मिलेगा। तो कुल बिक्री x है, उसमें से अगर आप 15,000 बेच लेते हो, 15,000 बेच लेते हो, तो इसी पे आपको बोनस मिलता है कितने का? 1% का। 1% का मतलब होता है 100। यानी कि बोनस कितना हो गया? ये हो गया x/100, है ना? कैलकुलेट कर रहे हैं और 2 0 से 2 0 कट गया तो माइनस में 150। ये तुम्हारा बोनस हो गया। x/100 माइनस में 150, ये आपका बोनस है। समझ में आ रहा है? ये आपका बोनस हो गया। अच्छा, अब आप बताओ कि अगर आप सेल्समैन हो तो आपको 12x/100 कमीशन मिल रहा है और आपको x/100 माइनस 150 बोनस मिल रहा है, तो आपको सेल्समैन के नाते आपकी टोटल इनकम कितनी होती है? आप टोटल क्या रुपया कमा रहे हो उस बिक्री के दौरान? तो आप दोनों जोड़ दोगे, बोनस भी आपका, कमीशन भी आपका, है कि नहीं? दोनों को जोड़ दोगे तो 12x और x मिला के 13x डिवाइड बाई 100 और माइनस में 150, है ना? ये उसका टोटल इनकम हो गया। हमने इसको और इसको जोड़ दिया। समझ में आ रहा है? ये टोटल इनकम है। इतना सेल्समैन कमाता है। इतना सेल्समैन क्या करता है भाई? कमाता है। तो ये जो कमाएगा ये तो अपने पास रखेगा ना, अपने पास रखेगा। और कुल बिक्री में से जब अपना हिस्सा निकाल लेगा तो कंपनी को भी तो लौटाना पड़ेगा। तो कंपनी को वो 52,350 रुपया लौटाता है। यानी कि कंपनी को उसने कितना लौटाया है ना? रिटर्न में उसने कंपनी को कितना दिया है, ये अब आपको बताना है। बताओ, कुल बिक्री x थी, जिसमें से वो अपना कमीशन पहले निकालेगा, यानी 13x/100 वो निकाल लेगा और माइनस में 150, है ना भाई? इतना निकाल लेगा, जिसके थ्रू वो 52,350 रुपए कंपनी को रिटर्न कर देता है। यही सवाल है, बस यहां से कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रही ना? कुछ भी नहीं रखा सवाल में, सिर्फ दिमाग खर्च करना है तुम्हें। सवाल को पढ़ने के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा भाई इतना डिफिकल्ट सवाल है, बोनस भी मिल रहा है, कमीशन भी मिल रहा है। अरे कुछ भी नहीं है। आप बस ध्यान से स्टेप वाइज स्टेप करते जाओ, तुम्हें लगेगा कि अच्छा ये तो कुछ है ही नहीं, एकदम प्यारा सा सवाल है। बस तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए तो बता रहा हूं। देखो, कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है, तो कुल बिक्री x सपोज किया तो 12% कमीशन यानी 12x/100। उसके बाद 15,000 रुपए से अधिक बिक्री पर बोनस देता है, तो पहले वो अमाउंट निकालो जिस पे बोनस मिल रहा है। तो वो अमाउंट कैसे निकलेगा? कुल बिक्री में से पहले 15,000 की बिक्री हटा देंगे तो वो अमाउंट निकल गया। अब उस पे 1% का बोनस है। तो ये बोनस और कमीशन ये दोनों किसका है? सेल्समैन का है। तो बोनस और कमीशन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो सेल्समैन को कुल मिलाकर 13x/100 माइनस 150 मिल रहा है। ठीक है ना? ये सेल्समैन को मिल रहा है। उसके बाद जब उसने कुल बेचा है उसमें से अपना हिस्सा निकालेगा, यानी कि कुल जो उसकी रिटर्न है x में से अपना हिस्सा निकाल के कंपनी को 52,350 दे देगा। बस यहां से तुम x का मान निकाल लो, तुम्हारा आंसर आ गया। ये देखो, 100 में से 13 गया तो कितना बचा? 87x बटे में 100। ठीक है भाई? अब बताओ, यहां से ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और प्लस उधर जाएगा ना तो माइनस हो जाएगा, यानी कितना आ गया? 5 2 और इसमें से 150 निकल गया तो 250 ये आ गया। अब 87 से सॉरी 200 आएगा, ये 0। ठीक है भाई? अब देखो, इसको सबट्रैक्ट करेंगे। 150 इसमें से सबट्रैक्ट हो गया, 150 उसमें से घट गया। 87 से इसको काटना है, 87 से काटना है 522 को। देखो, 8 छका 48 होता है और 7 छका 42 होता है, यानी लगभग ये 6 बार में कट जाएगा, यानी 600। तो यहां से तुम x का मान निकाल लोगे। 600 और 100 मिलके कितना हो गया? 60,000 रुपया। ये तुम्हारा टोटल बिक्री आ गया। x आपने क्या माना था? बिक्री माना था। आपसे सवाल में कुल बिक्री पूछा था, यानी 60,000 रुपया आपकी कुल बिक्री आ गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं? समझ में आ रही है? एकदम इजी सा सवाल। अब इसको लगाते हैं ट्रिक से। ये तो बेसिक है,
अगर जिसको कुछ नहीं आता वो इस तरह से भी लगा सकता है, लेकिन चूंकि आप मेरे प्यारे छात्र हो मेरे भाई, तो आपको ट्रिक भी आनी चाहिए, क्योंकि मैं तो आपको सिर्फ ट्रिक ही ज्यादातर सिखाता हूं ना, तो बेसिक भी सीख लिया, अब ट्रिक से समझते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, जरा ध्यान से देखो भाई, 15,000 से पहले 15,000 तक उसको कितना मिल रहा है? 15,000 तक उसको 12% मिल रहा है। ठीक है, 15,000 तक उसको 12% रुपया मिल रहा है, मतलब 15,000 तक बेचेगा तो उसको 12% मिल रहा है। और अगर वो 15,000 के बाद बेचेगा, अगर 15,000 के बाद वो बेचता है तो 12% तो उसे मिल ही रहा है, साथ ही 1% का कमीशन भी मिल रहा है। 12% तो मिल ही रहा है, साथ ही 1% का कमीशन भी मिल रहा है, यानी 15,000 के बाद उसे कुल मिलाकर 13% दे रही है कंपनी। यानी सेल्समैन को कंपनी 15,000 तक 12% दे रही है, और उसके बाद 15,000 के पार जब दे रही है तो 13% दे रही है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है यहां तक। अच्छा एक बात बताओ, अगर कंपनी उसको कुल 13% देती तो उसको कंपनी को लॉस कहां होता? देखो यहां तो 13% दे रही है, अगर कंपनी इधर भी 13% देती तो उसको 15,000 पे 1% का लॉस हो जाता है कि नहीं? कंपनी को लॉस कहां से होता? यहां पे होता, यानी लॉस हम देखते हैं, कंपनी को लॉस होता अगर कुल 13% देती। सपोज करो कंपनी सेल्समैन को कह रही है हम तुमको बोनस वोनस कुछ नहीं देंगे, तुम टोटल कमीशन ही 15% ले लो, तो कंपनी को लॉस तो होता ना। कहां से लॉस होता? तो इसी 15,000 पे 1% का लॉस हो जाता। तो 15,000 पे हम 1% का लॉस निकालेंगे, 20 कैंसिल हो गया, यानी कंपनी को 150 का लॉस हो जाता। कंपनी को 150 का लॉस हो जाता, मतलब कंपनी को 52,350 लौटा रहा है, लेकिन अब 52,350 नहीं लौटाता, 150 का नुकसान हो जाता। यानी अब उसको कितना रिटर्न करता? रिटर्न अब कितना करता मेरे भाई तुम बताओ, कि 52,350 तो लौटाता कब? जब उसको लॉस नहीं होता। अभी उसको लॉस हो रहा है तो लॉस निकाल देंगे, 52,350 में से आप 150 निकाल दो, यानी कंपनी को 52,200 रुपए सेल्समैन रिटर्न करता। बात समझ में आ रही है? अब देखो, अच्छा 13% का कमीशन मिल रहा है ना, 13% का कमीशन मिल रहा है, 13% का फ्रैक्शनल वैल्यू 13/100। 100 क्या है? 100 बिक्री है। 100 क्या है? 100 बिक्री है, ये कमीशन है, यानी 13 क्या है? तो 13 कमीशन है। 13 क्या है? कमीशन है। अच्छा रिटर्न पॉलिसी कहां से आती? बिक्री 100 है, 13 की कमीशन है, यानी रिटर्न कितना करता? 100 रुपया बेच रहा है, 13 रुपया कमीशन पॉकेट में रख रहा है, यानी कि कितना रुपया रिटर्न करता? तो इन दोनों का डिफरेंस है ना भाई, यानी कि 87 के अनुपात में वो रिटर्न करता। 87 का अनुपात 5,200 रुपया है, तो 1 का अनुपात 600 आ जाएगा। अभी आपने काटा था, तो यहां से बिक्री पूछा है, 100 का अनुपात कितना आ जाएगा भाई? 60,000 आ जाएगा। ये ट्रिक से आपने लगा लिया, शानदार तरीका। बात समझ नहीं? ये ट्रिक से लगा लिया, कहीं भी एक्स वेक्स मानने की जरूरत नहीं है। वैसे भी सवालों में एक्स कब माना जाता है? जब तुम कहीं फंस जाओ, है ना, बाकी एक्स नहीं मानते कभी भी मैथ में। ठीक है ना, चलो देखो फिर से बता देता हूं, कॉन्सेप्ट समझो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, समझाने में समय लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि आपको मेंस के सवाल करा रहा हूं। मेंस के सवाल जब आप करते हैं तो मेहनत से करते हो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो भाई, यूपीएसआई में इस तरह के सवाल आ रहे हैं आजकल। आप यूपीएसआई 2017 का पेपर उठा के देखो, ना जाने कितने सवाल इस पे बने हैं। आप एसएससी 2018 का मेंस उठा के देखो, ना जाने कितने सवाल इस तरह से बने हैं। टिपिकल टाइप के सवाल, कैलकुलेटिव टाइप के सवाल। कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हो रहा है, कॉन्सेप्ट अभी भी वही है, सिर्फ टिपिकल कर रहा है या फिर उसको थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव कर रहा है, कैलकुलेटिव कर रहा है। तो आपको समझना होगा कि कहां से चेंज हो रहा है। कंपनी 15,000 तक 12% दे रही है, 15,000 के पार देती है तो 13% देती है। मैं मान लेता हूं कंपनी भैया टोटल 13% देती है। अगर कंपनी टोटल 13% देती है तो मेरे भाई कंपनी को 1% लॉस होगा। कहां लॉस होगा? तो इस 15,000 पे 1% का लॉस होगा, क्योंकि 15,000 के पार के बाद तो वो 13% देने के लिए तैयार ही है। यानी कंपनी को लॉस कहां होता? 15,000 पे 1% का लॉस होता, तो कंपनी का लॉस निकाल लेंगे। 15,000 पे 1% का लॉस यानी कि 150 का कंपनी को लॉस हो जाता। 150 का कंपनी को क्या हो जाता? लॉस हो जाता। तो कंपनी को रिटर्न कितना करना पड़ता? उस कंडीशन में कंपनी को रिटर्न 150 उसमें से निकाल लेंगे, क्योंकि ये भी तो कस्टमर के खाते में चला जाएगा ना, तो 150 निकालेंगे, यानी कंपनी को उस समय 52,200 रुपए रिटर्न करना पड़ता। 52,200 रुपए उस समय रिटर्न करना पड़ता। अगर 13% की कमीशन देती तो 13 कमीशन उसका बनता, 100 उसकी बिक्री होती, यानी रिटर्न पॉलिसीज कितनी होती? भैया 100 कमा रहे हो, 13 तुम रख लो, बाकी 87 हमें रिटर्न कर दो। तो 87 रिटर्न करता तो 52,200 रिटर्न
टन करता तो 1 का अनुपात 600, तो कुल बिक्री पूछा है यानी 100 का अनुपात 60,000। मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट है अब इसके बाद इस सवाल में आपको। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल आया है स्क्रीन पे आपके। भाई यदि फोटोग्राफ शब्द में, देखो ऐसे सवाल जल्दी मैथ में कहां बनते हैं, लेकिन यह मैं आपको बताऊं, एक प्यारा सा एग्जाम हुआ था CPO-SI 2019। भाई ये उसी एग्जाम का सवाल है। CPO-SI 2019 का परसेंटेज का बहुत ही प्यारा सा सवाल है। पढ़ो सभी लोग क्या लिखा हुआ है। यदि फोटोग्राफ शब्द में PH के स्थान पे F लिख दिया जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। बात समझ में आ रही है? क्या कह रहा है कि फोटोग्राफ शब्द में PH के स्थान पे F लिख दिया जाए। देखो फोटोग्राफ देखो, PH के स्थान पे F लिख दे रहे हैं। अच्छा PH कहां है, तो एक PH यहां पे है और एक PH यहां पे है। ठीक है भाई, तो यानी यहां पे ऐसे हो जाता फोटो, उसके बाद ग्राफ। ठीक है, ऐसा वर्ड आपको दिखने लगता। यानी कि पहले कितने अक्षर थे, पहले वाले फोटोग्राफ में काउंट करो अक्षर, लेटर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर थे। यानी पहले तो आपके 10 लेटर थे। बात समझ में आ रही ना? पहले आपके कितने थे, 10 लेटर थे। अब जब आपने PH, देखो दो जगह PH है तो दो जगह F आएगा। अब आपने जब PH की जगह F लिख दिया तब कितने लेटर हो गए, तो POTOGRAF, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, अब तो 8 ही लेटर हैं। तो सिंपल से आपसे पूछा है कि लेटरों में कितने परसेंट की कमी हुई है। सवाल में कुछ नहीं है भाई, 10 से 8 जाने में कितने की कमी हुई है, बताओ कितने की कमी हुई है, 2 की। किससे, 10 से, और गुड़े में 100 कर देंगे, तो 0 से 0 कट गया, 2 दहा में 20% की कमी हुई है। इस सवाल को कुछ नहीं रखा इस सवाल में भाई, सिर्फ सवाल आपको देख के लगता है अच्छा फोटोग्राफ ये तो अंग्रेजी है, मैथ में कैसे लगाएं, भाई कुछ नहीं है, कहीं का कहीं भी लगा सकते हो, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। एक परीक्षार्थी, बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये भी। देखो एग्जाम में फेल पास मैंने आपको कराया है, फेल पास कराया है ना, वही सवाल है। एक परीक्षार्थी एक परीक्षा में X% अंक प्राप्त करता है और A अंकों से विफल हो जाता है, जबकि एक अन्य परीक्षार्थी Y% अंक पाता है और उसे न्यूनतम आवश्यक अंकों से B अंक अधिक मिलते हैं परीक्षा के लिए अधिकतम। भाई याद करो परीक्षा वाले सवाल, एग्जैक्टली इसी तरह के सवाल मैंने आपको परीक्षा में कराया था। बात समझ में, एकदम यही टाइप का सवाल मैंने आपको परीक्षा में कराया था। देख लेते हैं कैसे क्या कह रहा है, चलो समझो। देखो मैंने आपको कहा था कि बेटा ये देखो एक होती है पासिंग लाइन, किसी को पास होने के लिए ये उसकी पासिंग लाइन है। बेचारा X% पाया और A नंबर से फेल हो गया, मतलब पासिंग लाइन के नीचे रह गया, A मार्क्स कम है उसके। ठीक है, दूसरा पासिंग लाइन से Y% नंबर पाया लेकिन उसको न्यूनतम पूर्णांक से B अंक अधिक मिले, यानी B अंक उसको ज्यादा मिले हैं यहां से। बात समझ में? मैंने क्या कहा था, समानता का अधिकार रखो, सबको पास करो। अगर ये नीयत तुम्हारी है तो तुम्हारा एग्जाम में कभी भी सवाल गलत ही नहीं होगा। भाई मैं चाहता हूं सारे बच्चे पास हो जाएं, कोई भी नाराज ना हो। भाई तुम सबको पास कर डालो, ठीक है, पास कर डालो, सिंपल सा तरीका है ना, पास करना है। अच्छा बताओ, ये पासिंग मार्क्स देखते हैं। X% नंबर पाया, X% नंबर पाया, अब बेचारा A नंबर से फेल हो रहा है। अब तुम बताओ, कोई मान लो X% नंबर पाया है, A नंबर से फेल हो रहा है, मैं चाहता हूं कि दया दिखाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं बेचारा पास हो जाए, तो क्या करेंगे, जितना नंबर पाया उसी में जितने नंबर से फेल हो रहा है उसको दे देंगे तो पास हो जाएगा। तो A नंबर कम था तो हमने इसको A नंबर दे दिया। अब ये क्या हो गया, ये जो X% यहां था ये पहुंच के पासिंग लाइन पे पहुंच गया। ऐसे सवाल कराया हूं, पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया हूं, जाके देखो परीक्षा वाले सवाल, ना जाने कितने सवालों का भविष्य तुमने लिखा है इस तरह से। ठीक है, दूसरा Y% नंबर पाया है लेकिन पास होने से B अंक अधिक पा गया है, बहुत उछल रहा है, B नंबर ज्यादा पा गया है। क्या कहा था, जितना नंबर ज्यादा पाया ले आओ उसको भी अपनी औकात पे, मतलब उसके नंबर को माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है, ये दोनों पासिंग है इसीलिए आपस में इक्वल है। X+A पाके भी यहां पहुंच गया, Y-B लाके भी यहां पहुंच गया, दोनों पास हो गए। परसेंट एक तरफ कर लो तो देखो Y% माइनस में X%, इसको उधर लेके जाएंगे और B इधर आएगा तो A+B है ना भाई। यानी 1% का मतलब कितना हो जाएगा, 1% का मतलब अब यहां से देखो
ठीक है, इसमें से हमने एक कॉमन ले लिया, 1% का। देखो परसेंट जब कॉमन ले लोगे 1% तो क्या बचेगा, y माइनस एक्स बचेगा। तो y माइनस एक्स बराबर में a प्लस बी। ठीक है भाई, तो 1% का मतलब आपने यहां से निकालना है। 1% का मतलब कितना हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन में y माइनस एक्स। अब आपसे पूछा अधिकतम, बताओ परीक्षा का अधिकतम मार्क्स कितना होता है, 100% होता है, ये आपको मैंने बताया है। 100% का मतलब 100 का गुणा कर देंगे, a प्लस बी डिवाइड बाई y माइनस एक्स। ये आपका 100% का मतलब निकल के आ गया। यानी फाइनली 100 a प्लस बी वाई माइनस एक्स, देखो कहां है, ये सी वाला ऑप्शन दिख रहा है। बात समझ में आई, 100 a प्लस बी वाई माइनस एक्स। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। देखो आज जितने सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूं सारे सवाल टिपिकल टाइप के हैं। टिपिकल इन द सेंस कि कैलकुलेटिव है, मेंस एग्जाम या यूपीएसआई के मुख्य एग्जाम, इस तरह के एग्जाम में ये सवाल आए हुए हैं। जो अच्छे अच्छे एग्जाम में आए हुए हैं वही सवाल, क्योंकि परसेंटेज हम ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हैं। बात समझ में आ रही ना। चलिए सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है आपके लिए, मिक्सर चल रहा है, सभी सवालों को लेके हम चल रहे हैं। ठीक है, एक संख्या में बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये भी। आप देखो कहां आया है, एसएससी सीजीएल मेंस 2018, एग्जाम डेट बता दूं 11 सितंबर 2019 है ना। 2019 में पेपर हुआ था एसएससी सीजीएल मेंस 2018 का, ये उसमें आया था। एक संख्या में पहले 16% और फिर 14% की वृद्धि की जाती है। एक संख्या है जिसको पहले 16% बढ़ाया गया और 14% बढ़ाया गया। प्राप्त संख्या को 30% घटाया गया। मूल संख्या पूर्णांक के निकटतम शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या है। भाई देखो सवाल को एकदम आसान तरीके से लगाना है। क्या है, कुछ नहीं रखा, 100 थी पहले संख्या, 16% बढ़ाया तुमने, 116% हो गई। ठीक है भाई, 16% का इंक्रीज हुआ तो 116% हो गई। बाद में उसको फिर तुमने 14% बढ़ाया तो 116 का 114 करना पड़ेगा ना। तो यहां से देखो 116 का 14% मतलब 114 बटे में 100, ये तुमने कर दिया है ना। अब कैलकुलेशन है, हालत खराब है तुम्हारी। 4 से काट दो 25 बार में, 4 से काट दो, 4 दूनी के 8 और 4 नवा 36, 29 में 114 का गुणा और फिर 25 से काटना है, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, बाद में 30% कम किया गया, संख्या को 30% डिक्रीज किया गया है भाई। ठीक है, 30% डिक्रीज करोगे तो ये जो संख्या है आपकी 29 गुणे में 114 डिवाइड बाई 25। अच्छा बताओ 30 कम कर दिया तो कितना बचा, 70 बटे में 100, यही बच गया, यही फाइनली है। अब यहां से सिर्फ तुम्हारी कैलकुलेशन है, कैसे करते हो कैलकुलेशन, डिपेंड ऑन यू। बात समझ में आई, 100 मान के किया, ये फाइनली तुम्हारी कैलकुलेशन समझ में आ गई तुमको। यहां के बाद सिर्फ तुमको कैलकुलेट कर लेना है। अब मुझे जैसा लगता है कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे पढ़ने में नहीं है, तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको यहां से कैलकुलेशन के बाद हाथ पांव फूलने लगते हैं। भाई 29 में 114 का गुणा, फिर 70 का गुणा, फिर 25 से भाग, फिर 100 से भाग, इट्स टू मच डिफिकल्ट फॉर एनी एवरेज स्टूडेंट। तो आपको अब लगाना है थोड़ा सा दिमाग। दिमाग कैसे लगाना है भाई, देखो सवाल को दिमाग से लगाओगे तो आसान हो जाएगा। दो ही इंक्रीजमेंट है, एक 16% का इंक्रीजमेंट है, एक 14% का इंक्रीजमेंट है, और बाद में डिक्रीजमेंट है। 3 टाइम परसेंटेज चेंज मैंने तुम्हें सिखाया है, वो वाला भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। बट देखो डायरेक्ट पहले 16 और 14 का निकाल लो, दोनों इंक्रीजमेंट है तो 16 प्लस 14 प्लस में 16 गुणे 14 बटे में 100। ठीक है भाई, 16 और 14 मिलके कितना हो गया, 30 प्लस में। अब बताओ 16 14 का गुणा तो आसान है, 16 चौको 64 को 4 और 16 एक कम 16 6 22, दशमलव 2 अंक पहले, यानी कि 2.24, यानी फाइनली कितना आ गया 32.24। पहले जब आपने इंक्रीज किया तो इतना आ गया 32.24, पहले इंक्रीजमेंट के बाद आई। अब बताओ संख्या अगर इंक्रीज हो गई है तो पहले तो 100 रही होगी, कॉमन सी बात है, ये आपका वृद्धि है, तो 100 में इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 132.24। अब इसी को 30% कम करना है, बढ़ी हुई संख्या को 30% कम, यानी कि 70 बटे में 100 कर देना है। अब तुम्हारे लिए कैलकुलेशन आसान हो गई। 7 का गुणा करो, 7 चौक 28 को 8, 7 दूनी के 14, 14 और 2 16 को 6, 7 दूनी के
14, 14 एक 15 और 7 त्रिका 21, 21 एक 22 है ना, और 7 एक कम 7, 7 एक कम 7 और 7 दून 9, तो 92 और 0.2 यहां था और एक नीचे 10 है, तो 92.568। अब इसको घटाओ 100 में से, कितना बढ़ा या घटा है, पहले मान 100 था, अब तुम्हारा 92.568 आ गया, तो 100 में से घटाओगे तो कॉमन सी बात है कमी हुई है ना भाई, कॉमन सी बात है, पहले 100 था 92.568 है तो कमी हुई है, कितने की कमी हुई है, तो 100 में से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2, ठीक है, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4 और यहां पे 99 में से 92 गया तो कितना बचा 7, यानी 7.432 इतने परसेंट की कमी है। ऑप्शन में कह रहा है पूर्णांक के निकटतम बताना है, तो 7 दशमलव में कोई ऑप्शन ही नहीं है, यानी 7% की कमी है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। तो यही आपको दिमाग लगाना है, कैसे सवालों को लगाना है, प्रैक्टिस से ही आप सीखोगे। मेंस के सवाल भी आप आसानी से लगा रहे हो, कैसे, अब आपको कैलकुलेटिव बनना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके स्ट्रांग होनी चाहिए और कैलकुलेशन के साथ साथ सटीक धारणा होनी चाहिए कि कौन से क्वेश्चन को किस बेस पे लगाना है, किससे हमारी कैलकुलेशन आसान होगी, इसको ये ऐसे नहीं आएगी, ये प्रैक्टिस से आएगी, डेली मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे तब जाके ये चीजें आएंगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, कुछ नहीं रखा था, देखो ये भी बहुत ही प्यारा सा सवाल है, एग्जाम देखो कहां आया, यूपीएसआई 2017 12 दिसंबर। यूपीएसआई के जो पेपर हुए थे, लोगों ने कहा बहुत ही शानदार पेपर, जी मैं भी मानता हूं, क्वेश्चन अच्छे अच्छे आए थे। एक तीरंदाज सटीकता के एक निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य को भेद सकता है, ठीक है, अगर मौसम तूफानी हो जाता है ना, जैसे बारिश का मौसम हो जाए, तूफानी हो जाए, समझ रहे हो ना, तूफानी मौसम है ना भाई, तो उसकी सटीकता 20% कम हो जाती है। मतलब अगर मौसम तूफानी हो जाता है तो उसका मन गड़बड़ हो जाता है, 20% कम सटीक मार पाता है भाई, मौसम तूफानी हो गया तो उसके ध्यान भटकने लगते हैं इधर उधर। अगर वो तूफानी मौसम में 350 शॉट में 196 बार लक्ष्य को भेद देता है, मतलब अगर मौसम तूफानी है 350 बार तीरंदाजी करता है तो 196 बार सटीक मारता है। उसके बाद कह रहा है सामान्य परिस्थितियों में 250 शॉट में से लक्ष्य भेदने की मास्क दर क्या होगी, मारक दर क्या होगी। देखो भाई, अच्छा बताओ, पहले 196 बार सटीक मारा है ना, कितने में से, 350 में से, तो देखो उसका पहले यहां तो परसेंट निकालो कि कितना उसकी सटीकता है, सटीक परसेंट निकालो, 196 मारा है 350 में से, गुणे में 100 कर देंगे, 0 0 कट गया है ना, 0 0 कट गया। अब यहां से देखो 7 पचे 35 और इसको 7 से काटो, 7 से काट दो इसको, 7 दूनी के 14, 7 अड़े 56 और 5 से 2 बार 28 दूनी के 56%, यानी कि पहले जो है उसकी मौसम तूफानी मौसम वाला है, ये तूफानी मौसम में जो उसकी सटीकता है वो 56% है, तूफानी मौसम में जो उसकी सटीकता है वो 56% शॉट एकदम करेक्ट मारता है जब मौसम तूफानी होता है। अब मौसम तूफानी नहीं है तो उसकी सटीकता क्या है, यानी कि वास्तविक सटीकता निकालते हैं, वास्तविक सटीकता सपोज करो x है, वास्तविक सटीकता सपोज करो x है, कह रहा है कि तूफानी के कारण 20% कम हो जाता है, अगर x को 20% कम किया तो 80 बचा, 80/100, x का 80/100 कब होता है, जब तूफानी होता है, और तूफानी की सटीकता तुमने निकाल ली है, यानी कि 56 हो जाएगा। अब देखो 0 से 0 कट गया है ना, और 8 सते 56 और ये इधर जाएगा, यानी x बराबर 70%, यानी कि वास्तव में उसकी जो सटीकता है वो 70% है, वास्तविक जो उसकी सटीकता है वो 70% है, यानी कि अगर 250 शॉट खेलता है तो कितनी बार सटीक मारेगा मेरे भाई, तो 250 में वो 70% सही मारता है, तो इसी का 70 निकाल देंगे, गुणे में 100 कर देंगे, 0 0 0 0 कट गया। अब 25 सत्ते 175, माने 175 शॉट एकदम सटीक मारेगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। कह दो कि तुम्हें मजा आ रहा है सवाल में, भाई लिख दो कमेंट में कि मजा आ रहा है, और अगर अच्छा लग रहा है तो जम के लाइक करो, है ना। फिर से देखो, तीरंदाजी एक सटीकता के एक निश्चित प्रतिशत पे लक्ष्य को भेदता है। देखो मौसम तूफानी होने के कारण उसकी सटीकता 20% कम हो जाती है, अगर वो तूफानी मौसम में 350 में से 196 शॉट सटीक मारता है तो पहले उसकी सटीकता निकालो जब तूफानी मौसम था, तूफानी मौसम था तो 196 सही मार रहा है 350 में से, तो उसकी जो तूफानी मौसम में सटीकता आ गई, ये तूफानी मौसम की सटीकता है,
56% है, जो कि 20% कम है किससे, ओरिजिनल से। तो ओरिजिनल मान लो x है तो उससे 20% कम यानी 80, x का 80% बराबर 56 है तो x बराबर आ जाएगा 70%। तो यहां से आप जो सामान्य स्थिति है 250 100 में 70% सही मारेगा तो 250 का 70 निकाल देंगे। कुछ नहीं रखा है सवाल में, सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है तब जाके लगाओगे। ये भी देखो यूपीएसआई का बहुत ही शानदार सा सवाल ये भी है, प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या समान मानते हुए, मतलब हर रोज एक ही टाइप के लोग पैदा होते हैं, एक ही टाइप के नहीं मतलब समान संख्या में पैदा होते हैं, ठीक है। जनसंख्या का प्रतिशत पता लगाएं जिनका जन्मदिन अधिवर्ष लिपि वर्ष के फरवरी के अंतिम दिन में आता है। तुम्हें बताना है भाई कि हर रोज देखो कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, जल्दी से कमेंट करो, है ना भाई, जल्दी बताओ लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं पूरे साल में। अब कह रहा है कि प्रत्येक दिन जन्म लेने वाले संख्या समान है, मतलब हर रोज समान लोग पैदा हो रहे हैं। हम मान लेते हैं कि हर रोज एक एक लोग पैदा हो रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि प्रतिशत, जनसंख्या का प्रतिशत पता लगाएं जिनका जन्मदिन अधिवर्ष में फरवरी के अंतिम दिन है। हर रोज एक एक लोग पैदा हो रहे हैं तो फरवरी 29 तारीख को, लीप वर्ष में 29 की होती है फरवरी, तो 29 फरवरी को कितना बच्चा पैदा होगा, एक बच्चा पैदा होगा। 29 अगर हर रोज एक एक बच्चा पैदा हो रहा है तो 29 फरवरी को एक बच्चा पैदा होगा। अब कुल कितने बच्चे हैं टोटल, अच्छा बताओ टोटल तो 300 कितने बताओ, लीप वर्ष में कितने होते हैं, तो आप कहोगे लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। रोज अगर एक एक बच्चा पैदा होता है तो 366 बच्चा पैदा होगा। यानी कि आपसे पूछा है जनसंख्या का प्रतिशत एक दिन में क्या है, हाँ कॉमन सी बात है, यानी परसेंट बताना है तो 1/366 अब गुणे में 100 कर देंगे, ठीक है भाई। 1/366 गुणे में 100, अब यहां से भाग तो जा नहीं रही तो 0 कर लेंगे, 1000 हो गया। अब 300 मतलब दो बार में देखो 0.2 करके ऑप्शन में कुछ है, 0.02 है, 0.06 है, 0.2 है, ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2732 इतना परसेंट है जनसंख्या का। कुछ नहीं रखा सवाल में, देखो कितनी लाइन है, एक भाई बस इतनी सी लाइन है, बस इतनी सी लाइन है। बस सवाल को समझना है कि कितना इजी वे में आप समझते हो। समझ में आ रहा है, ये भी सवाल हो गया। अगला सवाल देखो, क्या कह रहा है कि एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या लड़कियों की संख्या से 83 होल नंबर 1/3% है, शेष लड़के हैं। अच्छा पहले बताओ, जब भी इस तरह का सवाल आए तो गलती से 100 मानने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर आप 100 मानोगे तो आप में थोड़ी सी दिक्कत होने लगेगी कैलकुलेशन के टाइम पे। आप चुपचाप इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। 83 होल नंबर 1/3% का मतलब 5/6 होता है। 5/6 मान लेते हैं कि 5/6 का 6 ओरिजिनल है, तो मान लो कि टोटल 600 रहा होगा। ये क्या है, टोटल है। अब इतनी लड़कियां हैं 5, यानी कि 600 में से 5/6 लड़कियां हैं, यानी कि गर्ल्स की बात करें तो कितनी हो गई भाई, 600 में से 5/6 यानी कि 500 गर्ल्स हो गई हैं। 500 क्या है, गर्ल्स हैं। अगर 500 गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने हैं, तो बताओ बॉय 600 बचेंगे, कॉमन सी बात, सॉरी 600 में से अगर आपके 500 गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे, 100 हो जाएंगे, बॉयज आपके 100 हो गए। अब इसके बाद कह रहा है शेष लड़के निकाल लिया। इस कक्षा में 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हैं, यानी कि प्रेजेंट की बात करें हम, कितने प्रेजेंट हैं, यहां पे देखो प्रेजेंट और एब्सेंट, उपस्थित और अनुपस्थित, कितने प्रेजेंट हैं, डायरेक्ट पी और ए लिख के समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये प्रेजेंट हैं और ये एब्सेंट हैं। लड़कियों की बात करें, शेष लड़कों का, इस कक्षा में 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित हैं, तो 500 का 80% निकालेंगे। 500 का 80% मतलब 80% का मतलब 4/8, तो 500 का 4/5, 500 का 4/4 निकालोगे तो 400 लड़कियां प्रेजेंट हैं। 500 में से अगर 400 लड़कियां प्रेजेंट हैं तो एब्सेंट कितनी होंगी, 100 होंगी। 100 लड़कियां क्या हैं भाई, एब्सेंट हैं। ये आपने 100 लड़कियों के बारे में निकाल लिया जो कि एब्सेंट है। इसी तरह से लड़कों की बात करें तो लड़कों में भी प्रेजेंट कितने हैं, 60%। 100 का 60% मतलब 60 तो प्रेजेंट हैं। एब्सेंट कितने हुए, तो एब्सेंट, अच्छा बताओ 100 में से अगर 60 प्रेजेंट हैं तो एब्सेंट कितने होंगे, 40 एब्सेंट हो गए, ठीक है भाई, 40 क्या हो गए, एब्सेंट हो गए।
अब कह रहा है कक्षा में कुल विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, मतलब प्रेजेंट नहीं हुए हैं। बताओ 100 यहां है, 40 यहां है, यानी टोटल कितने हो गए, टोटल अब्सेंट कितने हो गए, 100 और 40 मिला के 140 है ना भाई। टोटल अब्सेंट 140 स्टूडेंट हैं जो अब्सेंट है। इनका प्रतिशत पूछा है, क्या पूछा है भाई, इनका प्रतिशत। तो भाई टोटल 140 अब्सेंट हैं कितने बच्चों में से, तो टोटल बच्चे 600 हैं, तो 600 में से इतने अब्सेंट हैं, गुणे में 100 कर देंगे, 0 से 0 कट गया है, 6 को काट देंगे तो ये 70/3 आ गया। इसका मतलब 23 सही 1/3% बच्चे क्या हैं, अब्सेंट हैं। ये वाला सवाल देखो कहां आया था, एसएससी सीजीएल मेंस 2018 13 सितंबर 2019। बात समझ में आ रही ना। तो ये आपने अब्सेंट बच्चों के बारे में निकाल लिया। तो आज जो हमने प्रैक्टिस किया मिसलेनियस के सारे तगड़े सवाल किए हैं, अच्छे सवाल किए हैं भाई, जो मेंस में आए हैं या अच्छे एग्जाम में आए हैं। बात समझ में आ रही है। तो मैं होप करता हूं कि आज की क्लास आपको सभी को पसंद आई होगी। ठीक है, मिलते हैं कल, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू, एंजॉय, लव यू, गुड नाइट।